हमारे जो क्वालिफाइड लोग हैं वो बड़े-बड़े सालों से बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ी-बड़ी अच्छी सैलरीज पे बैठे हुए हैं, ठीक है? अरामको जैसी कंपनियों के अंदर लोग सर्व कर रहे हैं, ठीक है? और जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर। तो मिडल ईस्ट के अंदर कोई इश्यू नहीं है, यूके के अंदर कोई इश्यू नहीं है, आयरलैंड यूके के अंदर हमारी बड़ी रिकॉग्निशन है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी रिकॉग्निशन है हमारी, ठीक है? कनाडा के अंदर भी रिकॉग्निशन है। तो आज आके बात रह जाती है जो बड़े कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर किसी हद तक, वो भी अब बच्चे मिलते हैं तो उनके वहाँ पर जॉब्स होनी शुरू हो गई हैं। सही। तो लेकिन ये वाली जो साइड है हमारी साउथ ईस्ट एशिया वाली, ये शायद थोड़ी-सी इग्नोर्ड है। जैसे मैंने सिंगापुर विज़िट किया अगस्त में, तो वहाँ मुझे लगा कि शायद हमारी रिकॉग्निशन उतनी नहीं है। उसके ऊपर काम हो सकता है। अभी दुबई में लास्टली सीएफओ कॉन्फ्रेंस हुई है कुछ दिन पहले, ठीक है? इसी तरह मेंबर रिकॉग्निशन सेरेमनीज़ हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी जो हम हैं उसी की, जैसे मेंबर रिकॉग्निशन है, ऐसे मेंबर हैं, हमें को रिकॉग्नाइज़ हो रहा है। अगर आने वाले लोग उसके ऊपर कुछ काम करें, तो शायद मेरा ख़्याल है कुछ हमारी जो ब्रांड रिकॉग्निशन है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। ये कोई आसान काम नहीं है सीए करना, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हमें कोई 14 ईयर एजुकेशन के तौर पर भी रिकॉग्नाइज़ जो है वो नहीं किया जा रहा डिग्री के तौर पर। मैं समझता हूँ कि ये नंबर तो कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने हमसाया कंट्री से कंपेयर करें, अगर हम पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन भी बना लें, तो वी आर फार बिहाइंड दैट नंबर। सही। और अल्टीमेटली हमारा जो इशू है वो इस वक्त ये है, इकोनॉमिकली मुल्क हमारा इस वक्त डाउनफॉल में है, स्लो डाउन में है, जिसकी वजह से यहाँ लोकल डिमांड नहीं है हमारी क्वालिफिकेशन की, या जॉब्स अवेलेबल उस तरह से नहीं है। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम किया भी है एनआरसी ने, और करने की ज़रूरत है। एआई, डाटा एनालिटिक्स और इस तरह के जो लेटेस्ट टूल्स हैं, हमें अपने मेंबर्स को, पर्टिकुलरली जो यंग मेंबर्स हैं जो आगे मार्केट में जा रहे हैं, उनको इस बारे में ट्रेन करना और सीपीडी को और इफेक्टिव बनाना है, ठीक है? इसके अंदर एक कासा का एलिमेंट भी आता है। तो कासा का जो भी एक्टिविटी है वो भी सिर्फ स्पोर्ट्स की हद तक नहीं रहनी चाहिए, उसे भी हमें एनहांस करना चाहिए। सर कासा की जहाँ तक बात आपने की है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ़ एक डेज़िग्नेशन नहीं रह गया हुआ या एक बॉडी बना दी गई है? इसका कोई रोल वाक़ई ही है या ये सिर्फ़ ये है कि जिस तरह अभी आपने बयान किया कि स्पोर्ट्स के जो हैं वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर दिए जाएँ, जो एक्चुअल ट्रेनीज़ के इश्यूज़ हैं, क्या वो आगे एनआरसी तक पहुँच रहे हैं और क्या उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है अभी तक? अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वालेकुम अस्सलाम मेहताब, आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, थैंक यू। सर सबसे पहले तो मैं आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहूँगा और फिर आप एक मेंटर हैं। आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टनर लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप एनआरसी में क्यों कंटेस्ट करना चाह रहे हैं? मेहताब देखें, जहाँ तक मेरे इंट्रोडक्शन का ताल्लुक है, बेसिकली मैं फेलो मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान का और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स का। और मैं एक प्रैक्टिसिंग फर्म रन करता हूँ, पार्कर रसेल एजेस चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से। और हमारी ये फर्म जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग पार्कर रसेल इंटरनेशनल इन पाकिस्तान। पार्कर रसेल इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ ऑडिट एंड टैक्स फर्म्स है जो कि 91 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है। मैं पार्कर रसेल इंटरनेशनल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हूँ, मैं बोर्ड मेंबर हूँ। और मैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा मैं करंटली मैं चेयरमैन हूँ सीपीडी कमेटी फैसलाबाद आईकैप का, एनआरसी की जो सीपीडी कमेटी है उसका चेयरमैन हूँ। और इसके अलावा मैं मुख्तलिफ़ कमेटीज़ में आईकैप की सर्व करता रहा हूँ। और मैं फैसलाबाद टोस्ट मास्टर क्लब का, आईकैप का जो टोस्ट मास्टर क्लब फैसलाबाद है उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ करंटली। और चूँकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ तो मैं बहुत सारी फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड पे हूँ, उनका प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, और या उनके जो है वो डिफरेंट खिदमात दे रहा हूँ। और इसी हवाले से बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं दो पाकिस्तान की दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में उसका बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मेंबर हूँ। और बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब उसके भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मैं मेंबर हूँ। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था। और मैं एक टीचर हूँ। तकरीबन 2 दहाइयों से मैं जो सीए के स्टूडेंट हैं उनको मैं अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग पढ़ा रहा हूँ।
और ऑर्डर फॉर्म मैंने आपको बता दिया। बाकी जहाँ तक रही बात कि मैं एनआरसी क्यों कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, तो एनआरसी का जो जहाँ तक मामला है, देखिए इस प्रोफ़ेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सीए का जो ब्रांड है, इसने मेरी पूरी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म की है और मैं ये बात जो है वो हर जगह एक्नॉलेज भी करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने बहुत प्रोफ़ेशन के लिए काम किया, एजुकेशन के हवाले से और जो प्रैक्टिस है उसके हवाले से भी। मेरे पास इस वक़्त कम से कम 200 के करीब जो स्टूडेंट हैं ट्रेनी इस फ़र्म के अंदर, वो एज़ ए ट्रेनी इंडक्शन है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। इसके लिए हमें इंस्टीट्यूट ने अवार्ड भी किया है 2023 में। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा बंदे का ख्वाब होता है कि यार सीए करना, ज़ाहिर है इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क। तो मैं उस इंस्टीट्यूट का, मैंने क्वालिफ़िकेशन की, उस इंस्टीट्यूट का मेंबर बना। फिर ये ख्वाब होता है कि मेरी प्रैक्टिस हो, मैंने वो प्रैक्टिस जो है वो एस्टेब्लिश की और अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस को फिर इंटरनेशनल एफ़िलिएशन लेके उस लेवल तक लेके आया। क्यूसी ऑडिटेड फ़र्म है हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर एस्टेब्लिशमेंट। तो अब एक दिल में ख़्वाहिश है कि यार मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए भी कुछ कर सकूँ। तो उस ख़्वाहिश के तहत ही मैं ये एनआरसी का जो इलेक्शन है वो लड़ रहा हूँ कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ मेंबर्स डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट वेलबींग के लिए और जो भी एनआरसी के एम्बिट में चीज़ें आती हैं, उनमें मैं अपना रोल प्ले कर सकूँ। सही। अच्छा सर, अगर हम ओवरसीज़ मेंबर्स की बात करें तो ओवर 35% जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आईकैप का जो करंट फ्रेमवर्क है, क्या उनको सपोर्ट करता है? कहाँ पे आप देखते हैं गैप्स हैं, और एक ग्रेजुएशन का मसला भी हम देख रहे होते हैं, तो इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज़ मेंबर्स जो हैं, उनके 2 मेजर इश्यूज़। नंबर 1, एक इश्यू तो डिग्री का है कि हमारी जो सीए क्वालिफ़िकेशन है, इसे डिग्री एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा मिडल ईस्ट में, पर्टिकुलरली यूएई के अंदर, और ये बहुत जेन्युइन इश्यू है और इसके ऊपर इंस्टीट्यूट काम कर भी रहा है, लेकिन ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। मेरे ख़्याल में विद इन द इंस्टीट्यूट अगर कोई डिपार्टमेंट ऐसा बना दिया जाए, जो कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर सिर्फ़ डिग्री रिकग्निशन के ऊपर काम करे और वो फुल टाइम एक डिपार्टमेंट हो, तो इसके ज़्यादा बेहतर नताइज जो हैं वो निकल सकते हैं। बजाय ये कि मुख्तलिफ़ लोग जाके मुख्तलिफ़ मुल्कों में मतलब लोगों से मिलें, यूनिवर्सिटी से मिलें, तो एक ऑफ़िशियल चैनल बना दिया जाए, डिग्री रिकग्निशन का ऑफ़िशियल डिपार्टमेंट बना दिया जाए, तो मेरा ख़्याल है काफ़ी हद तक ओवरसीज़ का ये इश्यू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। हमारी डिग्री की रिकग्निशन, मतलब ये कोई आसान काम नहीं है सीए करना, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हमें कोई 14 ईयर एजुकेशन के तौर पर भी रिकग्नाइज़ जो है वो नहीं किया जा रहा डिग्री के तौर पर। तो अल्टीमेटली उसके लिए तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट के ज़रिए एक एफ़र्ट होनी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होनी चाहिए। दूसरी जो बात है ओवरसीज़ का जो दूसरा इश्यू है, वो है उनका जो कनेक्ट है आईकैप के साथ, वो थोड़ा मेरे ख़्याल में वीक रहा है ओवर द ईयर। हमारी जो आईकैप मैनेजमेंट है, काउंसिल है, उसने पिछले सालों में लेटेस्ट ईयर के अंदर कोशिश की इसको बेहतर बनाने की और वो किसी हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन अभी भी बहुत गैप है। तो उसके लिए उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उसकी ज़रूरत है। तो वो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट को फ्यूचर के अंदर इस मसले का भी कोई ना कोई हल ढूँढना पड़ेगा। उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे यहाँ पर डिफरेंट इलाकों की रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, ऐसे ओवरसीज़ की भी ज़रूरी है। उसका कोई भी मैकेनिज़्म हो सकता है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। अच्छा सर, आपने बात की कि अभी टाइम है कि आप इंस्टीट्यूट को सर्व करें, गिव बैक करें। तो आपको क्या लगता है कि करंट सेटअप में कहाँ पे गैप्स अवेलेबल हैं जिनको आके आप एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, मैं जब ये गैप्स की बात करूँगा तो ज़ाहिर है मैं एनआरसी के हवाले से ही, आपका क्वेश्चन है वहीं पर बात कर सकता हूँ। तो एनआरसी में मैं समझता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग हमारी एनआरसी है, जो कि अपनी टर्म क्लोज़ कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है और ख़ासकर पिछले 2 सालों के अंदर उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिवली और एग्रेसिवली काम किया है।
तो ज़रूरत इस बात की है कि उस मोमेंटम को ना सिर्फ बरकरार रखा जाए बल्कि उसे बढ़ाया जाए। उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जहाँ तक गुंजाइश है, वो मैं ये समझता हूँ कि सेक्टर स्पेसिफिक सीपीडीज़ होनी चाहिए। नंबर 2, जो हमारा फ्रेशली क्वालिफाइड मेंबर होगा, उसके लिए कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए एनआरसी के थ्रू, जहाँ पर किसी न किसी हवाले से उसकी जो जॉब के लिए उसकी हेल्प की जा सके। उसका क्या मैकेनिज़्म होगा, वो सोचा जा सकता है। फिर जो अल्टीमेटली सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम किया भी है एनआरसी ने और करने की ज़रूरत है। एआई, डाटा एनालिटिक्स और इस तरह के जो लेटेस्ट टूल्स हैं, हमें अपने मेंबर्स को, पर्टिकुलरली जो यंग मेंबर्स हैं जो आगे मार्केट में जा रहे हैं, उनको इस बारे में ट्रेन करना और सीपीडी को और इफ़ेक्टिव बनाना है। ठीक है? इसके अंदर एक कासा का एलिमेंट भी आता है। तो कासा का जो भी एक्टिविटी है वो भी सिर्फ़ स्पोर्ट्स की हद तक नहीं रहनी चाहिए, उसे भी हमें एनहांस करना चाहिए। जो आईकैप के रीड्स हैं, उनके स्टूडेंट्स को भी जो डिफरेंट किस्म के कंपटीशन हैं, कभी उसमें इन्वॉल्व होते थे, वो अब ख़त्म हो गए हुए हैं, सिर्फ़ फर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, तो उन स्टूडेंट को दोबारा उसमें इन्वॉल्व करना है और जो मेंबर्स और उनकी फैमिली का कनेक्ट है, उसे और स्ट्रॉन्ग करना है। तो बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और जो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, ये चीज़ें और ई लाइब्रेरी का क़याम जो है, ये मेरे एजेंडा में शामिल है। एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी फैसिलिटी को इम्प्रूव करना है और ई लाइब्रेरी कोशिश है कि उस किसी तरह से वो सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया जाए। अच्छा सर, स्टूडेंट्स के लिहाज से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स आर्टिकल्स कर रहे हैं, मैं टॉप फर्म्स की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। बट स्टूडेंट के साथ हम देखते हैं कि कहीं न कहीं पे उस तरह से मामलात नहीं होते बाकी फर्म्स में, या जिनके स्ट्रक्चर अभी छोटे हैं, के होने चाहिए। तो अगर आप एनआरसी में इलेक्ट होते हैं, तो आप इनकी जो वेल-बीइंग है, ट्रेनीज़ की, इसके ऊपर किस तरह से काम करेंगे? देखिए, उसके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है, कासा स्टूडेंट्स का प्लेटफ़ॉर्म है। तो कासा के प्लेटफ़ॉर्म से जो भी चीज़ें आती हैं, उसको एनआरसी देखती है और एनआरसी खुद भी डिफरेंट जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइज़ होते हैं और इसके अंदर पर्टिकुलरली आईकैप का एक अपना बड़ा रोबस्ट किस्म का जो है वो फर्म्स की मॉनिटरिंग और ट्रेनिंग का एक सिस्टम है, ठीक है? तो उसके अंदर रहते हुए एनआरसी उसको मज़ीद बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकती है। जैसे मैंने बताया, कासा के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो चीज़ें हो सकती हैं, सब नहीं, जो हो सकती हैं, ठीक है। वो वहाँ से की जा सकती हैं और स्टूडेंट्स की वेल-बीइंग के लिए ऑफ़ कोर्स इंस्टीट्यूट, काउंसिल, एनआरसी, कासा, ये सब लोग काम कर रहे हैं, तो उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता सर, कासा की जहाँ तक बात आपने की है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ़ एक डेज़िग्नेशन नहीं रह गया हुआ, या एक बॉडी बना दी गई है? इसका कोई रोल वाक़ई ही है, या ये सिर्फ़ ये है कि जिस तरह अभी आपने बयान किया कि स्पोर्ट्स के जो हैं वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर दिए जाएँ, जो एक्चुअल ट्रेनीज़ के इश्यूज़ हैं, क्या वो आगे एनआरसी तक पहुँच रहे हैं और क्या उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है अभी तक? है। देखिए, मेरा ख़्याल है कासा का ये फंक्शन नहीं है कि स्टूडेंट उनको कंप्लेंट, अगर कोई किसी स्टूडेंट का इश्यू है, ठीक है। तो वो कासा को कंप्लेंट करे। स्टूडेंट का कोई इश्यू है तो वो उसका सबसे पहला बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म तो उनकी अपनी फ़र्म होती है। सही। फ़र्म से अगर नहीं होता तो फिर बाकी जो फ़ोरम है उस स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। इंस्टीट्यूट ने हर चीज़ ऑनलाइन कर दी है, ठीक है? आप ऑनलाइन बैठ के हर चीज़ अपनी कर सकते हैं, जॉइनिंग ले सकते हैं, एनओसी ले सकते हैं, कुछ भी मतलब जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। तो कासा जो है वो इस एंड पे तो स्टूडेंट को जो है वो सपोर्ट या ना उसका ये एम्बिट है, ना वो ये कर सकती है। कासा का जो रोल है वो लिमिटेड सा रोल है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा डिफरेंट जो स्टूडेंट की हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर उसको असिस्ट करना है एनआरसी को। तो लिहाज़ा मेरा ख़्याल है कि जो स्टूडेंट की अपनी कोई इश्यूज़ हैं, वो उसके लिए जो बेटर प्लेटफ़ॉर्म है वो इंस्टीट्यूट ही है। क्योंकि अगर मैं कासा या एनआरसी के थ्रू कोई इश्यू आएगा तो वो भी उसका सॉल्यूशन तो इंस्टीट्यूट ने करना है। सही। तो बेहतर है कि स्टूडेंट की डायरेक्ट जो है वो रसाई हो इंस्टीट्यूट तक, तो वो ऑलरेडी मौजूद है। तो मेरा ख़्याल है कि वो उसी तरह रहनी चाहिए। सही। अच्छा सर, ये रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि क्वालिफ़िकेशन का नंबर अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। पाकिस्तान में लोगों के माइंड में आ रहा है कि शायद हमारे पास जॉब्स की उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, सैचुरेशन हो,
या ये ना हो कि पैरा अकाउंटिंग स्टाफ के तौर पे उनको काम करना पड़े। तो आप इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे? ये नंबर बढ़ता जा रहा है, कैफ क्वालिफाइड, सीए क्वालिफाइड, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे? देखें जहाँ तक कॉली नंबर के बढ़ने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि ये नंबर तो कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने हमसाया कंट्री से कंपेयर करें, तो हम तो अगर हम पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन भी बना लें, तो वी आर फार बिहाइंड दैट नंबर। सही। और अल्टीमेटली हमारा जो इशू है वो इस वक्त ये है कि इकोनॉमिकली मुल्क हमारा इस वक्त डाउनफॉल में है, स्लो डाउन में है, जिसकी वजह से यहाँ लोकल डिमांड नहीं है हमारी क्वालिफिकेशन की, या जॉब्स अवेलेबल उस तरह से नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कोई भी हमारा फ्रेश क्वालिफाइड मेंबर जो है वो मतलब फारग नहीं रहता, वो सही। सूनर और लेटर मुमकिन है कोई एक आध महीना उसे वेट करना पड़े, तो वो जॉब उसे मिल जाती है। हाँ, ये ज़रूर है सम टाइम बच्चों की चॉइस हो जाती है कि जी मैंने यहाँ करना है, यहाँ नहीं करना। तो अल्टीमेटली जो ये जो नंबर है, ये तो अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट को साथ रखूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। हुँ। पाकिस्तान का जो सीए पाकिस्तान है, इसकी डिमांड इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा है, क्योंकि मैं इंटरनेशनली चीज़ों को देखता रहता हूँ, मेरी ट्रैवलिंग रहती है, तो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रैंक वन ऑफ द बेस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। तो अल्टीमेटली जितने भी बच्चे क्वालिफ़ाई होते हैं, वो हमारी फ़ॉरेन मार्केट तो अवेलेबल है। मेरे अपने ऑफ़िस से 3 बच्चों ने क्वालिफ़ाई किया है, विद इन आर्टिकल किया है। जिस दिन उनके आर्टिकल ख़त्म हुए हैं, दे वर इन सऊदी अरेबिया, और विद इन अ मंथ वो माशाल्लाह तीनों के तीनों अच्छे जॉब्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्व करना शुरू कर दिए सही। हैं। ठीक है? तो इस जॉब मतलब सैचुरेशन तब होती है किसी फ़ील्ड में, जब बच्चों के लिए जॉब ना हो। ठीक है? तो जैसे हम कह सकते हैं किसी हद तक डॉक्टर्स हमारे सैचुरेटेड हैं, लेकिन हमारे प्रोफ़ेशन में अभी सैचुरेशन वाला कोई सिलसिला नहीं है। इनटेक जितनी बढ़ती जा रही है, अच्छी बात है, और ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट हो रहा है अच्छा क्वालिटी। सर, ठीक है, डिमांड भी है, जॉब्स भी मिल जाती हैं, बट आपको लगता है कि क्या आईकैप की रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ के तौर पे है जिस तरह होनी चाहिए, या इसमें बेहतरी की गुंजाइश है? देखें, आईकैप की रिकॉग्निशन का जहाँ तक ताल्लुक है, ये 2 डिफरेंट इश्यूज़ हैं। इसको डिग्री रिकॉग्निशन के साथ हमें लिंक नहीं करना ठीक चाहिए, है। ठीक है? डिग्री रिकॉग्निशन एक सेपरेट इश्यू है, और वो इश्यू मिडल ईस्ट में ही है किसी हद तक। बाकी रही जहाँ क्वालिफ़िकेशन की रिकॉग्निशन, तो अगर मैं थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखूँ, तो मिडल ईस्ट के अंदर तो क्वालिफ़िकेशन की बहुत रिकॉग्निशन है, ठीक है? माशाल्लाह हमारे जो क्वालिफ़ाइड लोग हैं, वो बड़े-बड़े सालों से बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर बड़ी-बड़ी अच्छी सैलरीज़ पे बैठे हुए हैं, ठीक है? तो अरामको जैसी कंपनियों के अंदर लोग सर्व कर रहे हैं, ठीक है? और जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर, तो मिडल ईस्ट के अंदर कोई इश्यू नहीं है, यूके के अंदर कोई इश्यू नहीं है, आयरलैंड, यूके के अंदर हमारी बड़ी रिकॉग्निशन है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी रिकॉग्निशन है हमारी, ठीक है? और इसके अलावा अल्टीमेटली कनाडा के अंदर भी रिकॉग्निशन है। तो आज आके बात रह जाती है जो बड़े कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर किसी हद तक, वो भी अब मुझे बच्चे मिलते हैं तो उनके वहाँ पर जॉब्स होनी शुरू हो गई हैं। सही। तो लेकिन ये वाली जो साइड है हमारी साउथ ईस्ट एशिया वाली, ये शायद थोड़ी-सी इग्नोर्ड है। जैसे मैंने सिंगापुर विज़िट किया अगस्त में, तो वहाँ मुझे लगा कि शायद हमारी रिकॉग्निशन उतनी नहीं है। उसके ऊपर काम हो सकता है कि क्वालिफ़िकेशन की रिकॉग्निशन उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर मार्केट भी है, और मतलब बजाय कि हमारे हमसाया मुल्क के लोग वहाँ काम करें, हमारी अगर रिकॉग्निशन वहाँ और बेहतर हो जाती है, और जहाँ कम है वहाँ सही हो जाती है, तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। रिकॉग्निशन तो है, सही। लेकिन कुछ एरियाज़ में काम करने की अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि आईकैप इसके ऊपर काम कर रहा है या ब्रांडिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है? कोई डिपार्टमेंट या कोई पर्टिकुलर देखिए डेज़िग्नेशन? देखिए जहाँ तक ब्रांडिंग का ताल्लुक है, आईकैप टाइम टू टाइम अपनी एफर्ट तो आईकैप करता रहता है डिफरेंट जगहों के ऊपर, कॉन्फ्रेंसेस चीज़ें। अभी दुबई में लास्टली सीएफओ कॉन्फ्रेंस हुई है कुछ दिन पहले, ठीक है? इसी तरह मेंबर रिकग्निशन सेरेमनीज़ हैं, लेकिन
ये वो चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी जो हम हैं उसी की, जैसे मेंबर रिकग्निशन है, ऐसे मेंबर हैं, हमें को रिकग्नाइज़ हो रहा है। अगर आने वाले लोग उसके ऊपर कुछ काम करें, तो शायद मेरा ख़्याल है कुछ हमारी जो ब्रांड रिकग्निशन है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। सही। अच्छा सर, अगर आप अपने आप को एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहें तो? जी। देखें मैं चूँकि मैंने कभी इंडस्ट्री में नहीं रहा, मैंने अपने आर्टिकल्स क्वालिफ़िकेशन के साथ मैं प्रैक्टिस में ही रहा हूँ। और मैं, आप यूँ समझ लें कि मैं एक वॉरियर हूँ और मैं एक पैशनेट मेंटर हूँ। मैं यही कह सकता हूँ, अ वॉरियर एंड अ पैशनेट मेंटर, बिकॉज़ मैंने कभी, अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो इस कंट्री के अंदर इस तरह प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करना इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क। तो ये वो जोद मुसलसल ही है जिसमें मेरे पार्टनर जो हैं अहमद जवाद साहब और ज़ीशान अहमद साहब, वो भी मेरे साथ ज़ाहिर है मुसलसल रहे हैं। तो लेकिन ये है कि मेरा एक विज़न था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काम किया। तो आप समझ लें, और जो टीचिंग है वो मेरे ब्लड में है। वो मैं पैदाइशी तौर पर, चूँकि मेरे फ़ादर भी टीचर थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने प्रोफ़ेशन के लिए बड़ा, हम समझते हैं अपने उस रीजन के अंदर बड़ा रोल प्ले किया और लोगों को इस प्रोफ़ेशन के अंदर जो इसकी हाइट थी उस तक लेके गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और इन क्वेश्चंस का आंसर किया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।